Hello everyone. Today we will discuss about basic properties of electric charge. तो देखो हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये हमारे पास क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखो हमारे पास पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी है। पहली क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इन्हीं चार प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज is a property by virtue of which total charge of a system is obtained by simply adding algebraically all charges are present anywhere on the system। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी किसकी है, चार्ज की। बाय वर्च्यू ऑफ विच भी हमें क्या बताना चाह रहा है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम भी किसी सिस्टम पे, मान लो जैसे मेरे पास सिस्टम क्या, मान लो कोई बॉडी है, ये मेरे पास कोई बॉडी है और इस पे हमने क्या दिया, मान लिया हमने इस पे 2Q चार्ज क्या दिया, इस बॉडी को ट्रांसफर। इस पॉइंट पे देखा हमने, मान लो इधर हमारे पास कितना चार्ज आ गया, 2Q चार्ज। इस पॉइंट पे देखा हमने इसको और ट्रांसफर किया चार्ज, हमने देखा इसको कितना कर दिया, 3Q और कर दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, और इसको चार्ज ट्रांसफर किया, वो कितना कर दिया, मान लो -5Q, और हमने इसको चार्ज दिया तो हमने क्या देखा, 20 पे और चार्ज कितना कर दिया, 7Q। अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भी इस सिस्टम पे या इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज इक्वल टू, पहले कितना ट्रांसफर किया हमने, कितना चार्ज दिया इसको, 2Q, प्लस फिर कितना दिया, 3Q, फिर -5Q प्लस 7Q। तो अब ये टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा इस बॉडी पे भी, वो कितना है हमारे पास, 3Q प्लस 2Q कितना बन गया, 5Q माइनस 5Q प्लस 7Q। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, प्लस का 7Q, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला भी हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं सिमिलर टू मास। जैसे हम मासेस को ऐड कर देते हैं, वैसी सिंपल मैथमेटिक्स रूल से हम किसको ऐड कर सकते हैं, चार्जेस को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हम मास को ऐड करते थे तो उसके कारण मास क्या कहते थे, स्केलर क्वांटिटी है। उसी भी आप पे हम कहते हैं भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसमें क्या होता था हमारे पास मैग्नीट्यूड बताता था, जो हमें क्या बताता था? मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसमें भी हमने तो क्या देखा भी, इसमें हमें क्या पता चल रहा है? ये मैग्नीट्यूड है भी। टोटल चार्ज कितना है? वो कितना हुआ हमारे पास? 7Q। अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा? टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड। हमने निकाला, इसको फाइंड आउट किया बाय सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हम मासीज को ऐड करते हैं, बाय सिंपली एडिंग अलजेब्रिकली। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है भी, ये अलजेब्रिकली का मींस क्या होता है? अलजेब्रिकली का मींस ये है भी जब भी हम चार्जेस को ऐड करेंगे तो वही साइन हम यूज करेंगे जो हमने चार्ज उस बॉडी को दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे +2Q दिया था, तो मैंने जब ऐड किया तो मैंने +2Q ही यूज किया। यहाँ पे फिर मैंने +3Q चार्ज दिया तो मैंने +3Q ही लिया। और जब मैंने -5Q की बात की, इसको चार्ज दिया, तो मैंने कितना लिया? -5Q और +7Q। यानी कि अब देखो मैंने जो साइन है, हमने देखने साइन, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। बी प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस। भी जब हम चार्जेस को ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर साइन हम वही ही अप्लाई करेंगे जो हमने चार्ज ट्रांसफर किया हुआ है किसी भी बॉडी को। भी हमने इतना चार्ज इसको दिया, तो हमने इस पे टोटल चार्ज देखा, तो अलजेब्रिकली का मींस यही होता है भी प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस। अलजेब्रिकली ऑल चार्जेस, ये सारे चार्ज से हमारे पास आर प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। कहीं पे भी सिस्टम या बॉडी पे कहीं पे भी चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो, हम उसको सिंपल क्या कर देंगे? मैथमेटिक्स रूल से हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन में क्या है हमारे पास? देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is a property by virtue of which total charge of any isolated system always remain constant, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कंजर्व्ड। क्या कहना चाह रहा है हमारे पास? कंजर्वेशन का मीन्स होता है कांस्टेंट की बात कर रहा है, यानी कि जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है? चार्ज की। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो टोटल चार्ज होगा ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कैसे? इसका एग्जांपल देखो क्या है, हमने देखो पीछे डिस्कस भी किया था एग्जांपल भी। जब हम ग्लास रोड को, एक ये मेरे पास क्या है? ग्लास रोड। अब इस ग्लास रोड को, और एक मेरे पास क्या था? एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ये मेरे पास क्या हुआ? पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। और ये मेरे पास क्या है? ग्लास रोड। और ये मेरे पास एक क्या बना दिया? एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया हमने। आइसोलेटेड सिस्टम का मींस क्या है? बी एक ऐसा सिस्टम, ये क्या बना दिया हमने? एक आइसोलेटेड सिस्टम। भी इस सिस्टम में क्या है? ए सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मीन्स क्या होता है? भी बाहर से इस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ना तो मैं यहां चार्ज दे सकता हूं, ना मैं यहां से बाहर ट्रांसफर कर सकता हूं। ना तो मैं चार्ज बाहर से ले सकता हूं, ना मैं इसको ट्रांसफर, यानी कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। एक्सटर्नल का इसके ऊपर जो बाहर है, सराउंडिंग है, उसका इसके ऊपर सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम।
अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर रबिंग, मैं इनको अभी रब नहीं किया मैंने, बिफोर रबिंग अगर मैं इस पे टोटल चार्ज देखूं, ग्लास रोड क्या था मेरे पास, जो टोटल चार्ज है ये क्या है, 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो इसमें जो बहुत सारे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसका मीन्स यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा ग्लास रोड पे वो क्या है, 0, वो भी क्या होगा हमारे पास 0। ऐसी सिल्क, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ पे भी क्या होगा, 0, बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले। लेकिन अगर मैं आफ्टर रबिंग, अगर मैं इसको क्या करता हूं, आपस में रब कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या देखा मैंने, माना भी जो ग्लास रोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से कहां ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ, क्योंकि हमने कल डिस्कशन कर लिया था भी इसकी एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, ग्लास रोड से, जिसके कारण यहां पे क्या आ जाता था, नेगेटिव, और यहां उतने अमाउंट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमने मान लिया भी जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो कहां ट्रांसफर हो गए, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या है, -e, तो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितना चार्ज हो गया, -3e। अब उतना ही अगर यहाँ पे 3 यहां चल गए तो इसका मीन्स यहाँ पे इक्वल अमाउंट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना आएगा, 3 ही, 1 2 3। अगर अब मैं टोटल चार्ज देखूं इस सिस्टम पे तो वो कितने हमारे पास, अब मैं आफ्टर रबिंग अगर टोटल चार्ज निकालता हूं या हम फाइंड आउट करें टोटल चार्ज, वो कितना होगा, +3e माइनस कितना, 3e, तो हमारे पास कितना आएगा, 0। देखो बिफोर रबिंग, रबिंग से भी पहले हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 0, वो कितना था, 0। आफ्टर रबिंग, रबिंग करने के बाद हमारे पास टोटल चार्ज कितना आया, 0। इसका मीन्स चार्ज तो क्या रहा, कांस्टेंट। तो यही हमें बताना चाह रहा है, टोटल चार्ज ऑफ एन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ऐसे हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम डीके, यानी कि यूरेनियम हैवी एलिमेंट क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, और वो उसने क्या एमिट किया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, क्या होता है हमारे पास, हीलियम। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो एटॉमिक चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास, 2, और एटॉमिक मास कितना होगा, 4। अब ये इसने डिसइंटीग्रेशन किया, टूटा, और इसने क्या एमिट किया, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल। साथ में क्या निकला, थोरियम। अब बच क्या गया मेरे पास यहाँ पे, थोरियम। थोरियम कैसे बचा, क्योंकि यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 2, तो इसका मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 90। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास कितना होता है, थोरियम का 90, और एटॉमिक मास कितना होगा, 234, कितना होगा हमारे पास, 234। अब देखो इसमें, अब ये मेरे पास इक्वेशन है एक, अब इसको मैं देखूं भी नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो कितना है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखूं तो कितने हैं, टोटल चार्ज देखूं बिफोर डीके, डीके से पहले टोटल चार्ज कितना है, 92, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस है, जो स्मॉल चार्जेस है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखूं तो कितने हैं, 92। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम किसको कहते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कितने हैं, 92। आफ्टर डीके, टूटने के बाद में भी कितने हैं, 90 + 2, तो कितने हो गए, 92। बिफोर डीके 92, और यहाँ पे कितने हुआ, 90 + 2, तो कितने हैं, 92। तो देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है वो क्या रह रहा है, टूटने से पहले भी 92 था और टूटने के बाद भी कितना, 92। इसका मीन्स हमारे पास जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास था सेकंड प्रॉपर्टी किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में देखो हमारे पास क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is a property by virtue of which any charged body can have charge which is integral multiple of basic unit of charge, which is integral multiple of basic unit of charge. बेसिक की जगह यहां हम एलिमेंट्री भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्री। तो देखो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी किसकी है, चार्ज की। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी चार्ज बॉडी है तो उस पर वो चार्ज कैसा हो सकता है। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू। हमने माना अभी हमारे पास कोई बॉडी है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अभी वो किसकी फॉर्म में होगा, विच इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मीन्स क्या होता है, यानी कि इंटीजर की बात कर रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मल्टीपल का मीन्स मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई। और जो हमें वैल्यू पता है वो कितनी होती है उसकी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ही है, वही जो बेसिक यूनिट कहते हैं हम। तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ सारा। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्वांटाइजेशन के लिए, क्यू किसका एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। वो क्या बना हमारे पास, भी कोई भी बॉडी है उस पर अगर चार्ज क्यू है तो वो किसकी फॉर्म होगी, एन ई की फॉर्म। वेयर एन यहाँ पे क्या है, एन इज एनी इंटीजर। और वो कैसा हो सकता है, एन मेरे पास 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इंफिनिटी भी हमारे पास चलता रहेगा। जो ई होगा वो हमें पता चल गया, जो बेसिक यूनिट होती है चार्ज की वो हमारे पास कितनी है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इस चीज को समझना कैसे है, कैसे समझेंगे, सिंपल एग्जांपल। अगर जब हम ग्लास, अभी मैंने जस्ट बताया उससे पहले भी, जब हम ग्लास रोड को रब्ड कर रहे थे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो मैंने क्या कहा था भी, जो ग्लास रोड से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। और वो किसके पास चल गए, सिल्क क्लॉथ के पास। क्या हमने ऐसा देखा भी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। या 2.5 हो रहे हैं या 3.5 हो रहे हैं। हमेशा क्या होगा भी, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, इंटीग्रल वैल्यूज में, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो होगा या तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा या होगा ही नहीं। ये चीज ध्यान रखना। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इसका बेसिक कारण क्या था, बेसिक कोज। तो बेसिक कोज क्या है हमारे पास, बेसिक कोज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास, बेसिक कोज क्या बना इसका, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल फॉर्म्स, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये हमारे पास का क्या बनेगा, बेसिक कोज। या हम वहां पे इंटीग्रल फॉर्म्स की जगह यहाँ पे वैल्यूज भी लिख सकते हैं भी, वो इंटीजर की फॉर्म में होगा, या तो 1 होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे। वो हमारे पास क्या बनता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, Q इक्वल टू NE पे भी वो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ सकते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी की अब बात करते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर मे बी द स्पीड ऑफ बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारे पास बॉडी पे अगर कोई चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसकी जैसी मर्जी स्पीड हो बॉडी की। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, अगर मेरे पास किसी बॉडी पे चार्ज क्या हुआ है और वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, अगर मैं कहूँ वो बॉडी मेरे पास किस में हो जाए, मोशन में होगी, मान लिया भी हमारे पास कोई बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, तो मोशन में होगी तो उस पर जो चार्ज रहेगा वो उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था, जब वो रेस्ट पे हो, चाहे वो किस में हो, मोशन में। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कैसे, जैसे अगर मैं एक बात करूं एग्जाम्पल में, एक मैंने हीलियम एटम की बात कर रहा हूं और एक मैं कह रहा हूं एक मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास कैसा होता है, हीलियम एटम में मेरे पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कैसे करते हैं हम, 2He4 होता है तो कितने प्रोटॉन हुए, 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं भी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी हाइड्रोजन H2 हो गया, H2 हो गया, अगर हाइड्रोजन एटम लिखा होता तो 1 होता, अब H2 हो गया तो मेरे पास कितने हो गए, 2 आ गया। 2 का मीन्स इसमें भी 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर में, हीलियम एटम वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस में, यानी कि इसका एक सिंगल न्यूक्लियाई में ही प्रेजेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके चारों तरफ क्या करेंगे, वही रिवॉल्व करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा, हीलियम एटम वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियाई में, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस में। लेकिन अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसमें होंगे वो, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो कहाँ होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई में होते हैं, सिंगल न्यूक्लियाई नहीं होता इनका, कैसे होता है, डिफरेंट न्यूक्लियाई। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही रिवॉल्व करेंगे किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब हमने इसके बारे में स्टडी देखी तो हमने देखा भी जो मोशन ऑफ देयर प्रोटॉन्स, दोनों को लेके चल रहे हैं, हीलियम एटम और H2 मॉलिक्यूल, इन दोनों के मोशन को देख रहा हूं मैं। मोशन ऑफ देयर प्रोटॉन्स आर वाइडली डिफरेंट, यानी कि इनके जो प्रोटॉन का मोशन था वो क्या था, डिफरेंट था। लेकिन जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी तो वो क्या रहा था, हमारे पास सेम था। अब देखो मोशन ये डिफरेंट है प्रोटॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना क्या है मेरे पास नेगेटिव है। इसका मीन्स जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का बॉडी पे, क्या वो चेंज हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, चाहे मोशन कैसा था, जैसा भी था मोशन, क्योंकि प्रोटॉन्स का मोशन क्या है, डिफरेंट है, वाइडली क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो यही यहां कहना चाह रहा है भी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो चार्ज क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा जैसी मर्जी स्पीड हो बॉडी की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगली वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, किस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं हमारे सिलेबस में, यानी कि हमारे एग्जाम्स में।
तो इस पे कल अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।